क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। हमारे स्कूल की साइंस लैब में मैग्नीशियम एक रिबन के रूप में होती है। जब लेबोरेटरी के टीचर्स एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको बर्न करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, यानी मैग्नीशियम जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले इसको रेगमार्क से घिसना होता है, साफ करना होता है ताकि अच्छी तरह से बर्न हो। इस पर डस्ट वगैरह चढ़ जाता है, इसलिए इसको रेगमार्क से पहले थोड़ा सा साफ करना होता है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रही है। तो अपने इस इक्वेशंस को हम सिंबल के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2 और एरो के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होती है, एक व्हाइट पाउडर के रूप में होती है। लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट आर शोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट आर शोन ऑन द राइट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट क्या है, सब्सटेंसेस दैट पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में देख रहे हैं कौन कौन से सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक मैग्नीशियम हो गया और दूसरा ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर न्यू सब्सटेंसेस बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है, ये जो प्रोसेस है इसमें कुछ सब्सटेंसेस ने पार्टिसिपेट किया और एक न्यू सब्सटेंसेस यहाँ पर क्रिएट हुआ, यानी एक प्रोडक्ट हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और जब इस केमिकल रिएक्शंस को हम सिंबल और फॉर्मूले के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो अभी यहाँ पर क्या है, एक केमिकल इक्वेशंस है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो क्या मीनिंग बनता है केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस का। केमिकल रिएक्शंस, अ केमिकल रिएक्शंस इज ए प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंसेस चेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर दो सब्सटेंसेस ने पार्टिसिपेट किया और एक न्यू सब्सटेंसेस यहाँ पे बन रहा है जिसकी एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज होगी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से डिफरेंट होगी। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन यूजेस सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज टू शो व्हाट हैपन इन ए केमिकल रिएक्शंस। तो ठीक है, केमिकल इक्वेशंस क्या है, केमिकल रिएक्शंस को अगर हम सिंबल्स और फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो केमिकल इक्वेशंस हो जाती है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो हम एवरीडे लाइफ में देखते रहते हैं। जैसे पहला हो गया मिल्क लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर। समर सीजन में यानी गर्मियों में अगर हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें, यानी उसको फ्रिज में ना रखें, तो कुछ घंटे बाद उसमें बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं और वो बैक्टीरिया मिल्क की शुगर के साथ एक्ट करके लैक्टिक एसिड बनाते हैं, यानी हमारी मिल्क में लैक्टिक एसिड बनाते हैं, जिससे हमारा मिल्क जो होता है वो कुछ समय बाद खट्टा हो जाता है, यानी काफी सोर हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस क्या है, केमिकल रिएक्शंस। आयरन एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर यानी रस्टिंग। रेनी सीजन में बरसात के समय जब आयरन को खुला छोड़ देते हैं किसी भी लोहे को, तो आयरन क्या करता है, एयर और वाटर के साथ, यानी हमारी एयर में जो वाटर वेपर के रूप में होता है उसके साथ रिएक्शन करता है और आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर चढ़ जाती है। इस रेडिश ब्राउन लेयर को हम बोलते हैं रस्टिंग यानी जंग। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शंस है। ग्रेप्स फर्मेंटेड, अंगूर का फर्मेंटेड होना। अगर हम ग्रेप्स को कुछ समय के लिए रख दें तो वो फर्मेंटेड होने लगते हैं। फर्मेंटेड का मतलब उसका जो जेल होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होने लगता है। इसी कारण से जो ग्रेप्स होते हैं उनकी वाइन या बियर बनती है जिसमें अल्कोहल होता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शंस है। कुकिंग फूड, किचन में जब हम रो फूड को हीट करते हैं तो हमें पका हुआ फूड प्राप्त होता है जिसके अंदर एक नया टेस्ट होता है, नई स्मेल होती है, एक नया ही टेक्सचर होता है। तो फूड का पकना भी क्या है, एक प्रकार से केमिकल रिएक्शंस है। डाइजेशन इन आवर बॉडी, हमारे स्टोमक में एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स फूड को सिमिलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, यानी छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के अंदर। हमारा स्टोमक इसको ऑब्जर्व कर लेता है, हमारी बॉडी में भेज देता है। तो ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है ये केमिकल रिएक्शंस है। रेस्पिरेशन, जब हम बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन सेल तक पहुंचती है। सेल में फूड ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ब्रेक डाउन हो जाता है
जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती है। तो ये प्रोसेस भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। तो ये तो थे कुछ केमिकल रिएक्शन एवरीडे लाइफ के अंदर। अब बात करते हैं अनबैलेंस और स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। तो इसके लिए हम एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस का एग्जांपल लेते हैं। इसमें रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन है और राइट साइड में प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो पहले हम चेक करते हैं क्या ये एक बैलेंस है या अनबैलेंस है। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, और राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक एटम है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम का एक, ऑक्सीजन का 2, लेकिन राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम का एक है, ऑक्सीजन का 2 है। मैग्नीशियम के एटम तो यहाँ पर इक्वल हैं, लेकिन ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो ये इक्वेशंस क्या है, ये केमिकल इक्वेशंस एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस है, क्योंकि रिएक्टेंट के अंदर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो अनइक्वल है प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस का मीनिंग क्या होता है, एन अनबैलेंस and skeletal chemical equation does not have the same number of atoms on both sides। तो क्लियर है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या है, जिसमें बोथ साइड यानी रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते हैं। तो इस तरह की इक्वेशंस को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होंगी, इसका अपोजिट हो जाएगी। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होती हैं। तो ये हो गया बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में। व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। तो हमने देखा कि जो केमिकल इक्वेशंस होती है उसको बैलेंस रखना पड़ता है। तो क्यों रखना पड़ता है बैलेंस, इसका हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले हम एक लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। जो मैटर्स होते हैं वो ना तो कभी क्रिएट होते हैं और ना ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं, ना ही वो नष्ट होते हैं। इसको इक्वेशन से समझते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, रिएक्टेंट के अंदर जो मास होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्रोडक्ट में जो मास होगा वो इक्वल होता है। यानी इस लॉ के द्वारा ये लॉ कहना चाहता है कि मैटर कन्वर्ट तो हो जाएंगे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन जो उनका मास होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो मास है रिएक्टेंट के अंदर, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मास होगा वो दोनों का सेम होगा। तो इसी लॉ के कारण हमें प्रत्येक केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस रखना पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ठीक है, इस लॉ के कारण हमें इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस रखना पड़ता है, क्योंकि ये लॉ कह रहा है दिस लॉ से दैट द मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। तो ये लॉ हमें बता रहा है कि भाई मैटर ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। तो सो द मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड द मास ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी सेम। तो जो रिएक्टेंट का मास होता है और जो प्रोडक्ट का मास होता है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ठीक है, केमिकल इक्वेशंस को हमें क्यों बैलेंस करना पड़ता है ये क्लियर हो गया। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशंस, एक केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं तो ये सीखेंगे हम। तो इसके लिए पहले हम एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लेंगे। तो एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस है, लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के 1 एटम है, राइट हैंड साइड में आयरन के 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 है और राइट साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स है राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम से इक्वल नहीं है। तो ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस है। केवल हाइड्रोजन के एटम्स इक्वल हैं, बाकी आयरन और ऑक्सीजन के एटम अनइक्वल है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप दोनों साइड के जो एटम्स हैं उसको इक्वल करना है। हम स्टार्ट करेंगे आयरन ऑक्साइड से। इसमें नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम है, तो इसमें आयरन के एटम भी हैं और ऑक्सीजन के एटम भी हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं ऑक्सीजन पर। राइट साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो जो भी साइड कम है वहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑक्सीजन कहां पर है, हाइड्रोजन के साथ है। अगर हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम भी बढ़ेंगे और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम भी बढ़ेंगे। हाइड्रोजन पहले से इक्वल है तो हाइड्रोजन क्या होगा, अनइक्वल हो जाएगा। लेकिन हमारे पास मल्टीप्लाई करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन को इक्वल करना। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को इक्वल करेंगे और यहां पर H2O में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम भी बढ़े और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम भी बढ़े। तो अब चेक करते हैं कि ओवरऑल कंडीशंस क्या है। यहां पर ऑक्सीजन तो इक्वल हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देख रहे हो यहाँ 4 इंटू में 2 यानी 8। हाइड्रोजन के एटम कितने हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में 8 हो जाएंगे और राइट साइड में कितने हैं, 2 एटम है। तो हाइड्रोजन के एटम को इक्वल करने के लिए हम राइट साइड में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो राइट साइड में देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ और कोई एटम नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन के एटम ही बढ़ेंगे। तो ये हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोबारा से हम ओवरऑल कंडीशन देखेंगे तो ऑक्सीजन के एटम भी इक्वल हो गए और हाइड्रोजन के एटम भी इक्वल हो गए, लेकिन जो आयरन है उसके एटम अभी अनइक्वल है। तो आयरन के एटम को इक्वल करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड यानी ये है, यहां पर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम दोबारा से ओवरऑल कंडीशन तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, दोबारा से ओवरऑल कंडीशन देखते हैं। तो ऑक्सीजन के भी इक्वल हो गए, हाइड्रोजन के भी इक्वल हो गए और आयरन के भी नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए। तो फाइनली हमें क्या है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन प्राप्त हो गई। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो ये थी प्रोसेस एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की। इस मेथड को हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड।